हो गया था ना? यस सर। मॉड्यूल करना है। चलो जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया सभी लोग, स्टार्ट किया जाए। दिख रहा है सभी को? हाँ या ना? देखो यार, कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने। देखो यही बोल रहा था ना मैं, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी सॉलिड स्फीयर के लिए मैंने करा दिया था, और आपको इसका ग्राफ भी बनवा दिया था, ठीक है? हाँ या ना? सॉरी, सॉलिड के कह रहे हैं, फॉलो के लिए करवाया था ना मैंने। ठीक है, बोलो ये हो गया था। इसे ई बोलो, देखो कहीं पे जी बोलते हैं, कहीं पे ई जी बोलते हैं, और कहीं इंटेंसिटी आई से भी दिखा देता है। खैर, ये समझ में आई बात? ये कर लिया था हम लोगों ने ये चीज। और ये ग्राफ था, ये किसमें ग्राफ खींचा हुआ है? मैग्नीट्यूड देखो ध्यान से, अंदर जीरो, फिर कर्व, इस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड घटा है। आई बात समझ में? यस सर। और अगर ये वेक्टर वाइज देखा जाए तो ये ईजी बोलिए या फिर आई बोलिए, एक ही बात है। बट वेक्टर में देखा जाए तो ये इस तरह से होगा, ठीक है? ये इस तरह से ग्राफ होगा, और ये फिर यहाँ से यूं गिरेगा, और ये वैल्यू होगी -gm/r², सरफेस पे। बोलो आई बात समझ में? ये ग्राफ देखो, ये बिल्कुल वही ग्राफ है, याद करो, कैटेगरी 2 वाला। बोलो, अगर वेक्टर वाइज लेंगे तो ये ग्राफ कैसे होगा भाई? ऐसे चलेगा ना? वेक्टरली ट्रीट करें तो ग्राफ कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। यस सर। क्लियर है? ये इजी है, सॉलिड के लिए यही दिया था होमवर्क। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, अंदर क्या होगा? अंदर जीरो नहीं होगा, पहले जीरो था, यहाँ पे जीरो था, देखो इनसाइड, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। रीजन समझ में आया? किसी पॉइंट एक्स पे कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं, और निकालेंगे वो इतना आएगा। किसी पॉइंट आर पे वो एक्स लिखते थे, यहाँ पे आर लिख रहे हैं, देखो क्या होता था अभी वहां पे, के क्यू आर, याद है? के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। यहाँ क्या हो जाएगा? जीएम अपॉन आर क्यूब इंटू आर। हाँ या ना? यस सर। वो डायरेक्शन अगर नहीं दिखा रहे हो तो माइनस लिख लीजिए, बस, कोई दिक्कत। और वो माइनस इसलिए नहीं लिखा, इसने मैग्नीट्यूड का ग्राफ खींचा है। हाँ या ना? अरे क्लियर है? और देखो, इसको एम को रो के टर्म्स में इस तरह से लिख सकते हैं। अरे 4/3 पाई आर क्यूब। एम को क्या लिखोगे भाई? एम स्फीयर है, तो रो इंटू वी। रो क्या लिखिए, वही क्या लिखिएगा? 4/3 स्फीयर है ना सॉलिड, तो नीचे से आर स्क्वायर आर क्यूब, और यहाँ पे देखना, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा? नहीं कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा रो के टर्म्स में। आप यहाँ भी लिख सकते हो। इस बार कहीं फील्ड जीरो नहीं होगा, देखो। कैटेगरी 2 क्लियर है? अरे हाँ या ना? बोलो यस भाई। सर। चलो क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा, अच्छा, इसमें मैंने पोटेंशियल का बोला था, आप लोगों ने ग्राफ बनाया पोटेंशियल का? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्राफ बनाया। देखो बार बार वही चीजें मैं कितनी बार बोलूंगा यार। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ बना लोगे दोनों के लिए। ग्रेविटेशन पोटेंशियल, बोलो पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई? अगर मान लो कोई दो मासेस हैं, दो चार्जेस थे, और चार्जेस इस तरह से थे, क्या होगा, ठीक है, दो चार्जेस थे, पॉइंट चार्जेस थे, Q1 Q2, डिस्टेंस r पे, दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे भाई? दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे? बोलो। Q1 Q2 बाय सीधे सीधे यू लिखते थे। यू क्या हो जाएगा भाई? सीधे से के टाइम्स Q1 Q2 बाई आर, पोटेंशियल के कारण, ठीक है, पॉइंट चार्जेस के कारण। यहाँ पॉइंट चार्जेस होंगे कि पॉइंट मासेस होंगे? वहां भी बताया था मैंने कि भाई ये सब बिल्कुल सेम रहते हैं। तो पॉइंट मासेस के कारण क्या लिखिएगा?
पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो यूजी लिखता हूँ उसको, और माइनस ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि यहाँ वेक्टर है नहीं, दिखा पाएंगे नहीं तो माइनस, भाई एनर्जी है ना, तो जी के Yes, की sir. जगह माइनस जी लिखना पड़ेगा, माइनस जी, और Yes, Q1 sir. की जगह क्या हो जाएगा M1, और ये M2 डिवाइडेड बाई R. ये सब चीजों में टाइम पास नहीं करूंगा, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस r, हाँ या ना, बोलो भाई। माइनस क्या बता Yes, रहा sir. है, माइनस ये बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, अट्रैक्टिव है, या ऐसे सोच लो, माइनस ये बता रहा है, ये माइनस का मतलब, नेगेटिव का मतलब अगर मैं इनफाइनाइट पे ले जाऊं इन दोनों को मासेस को, भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक दिस सिस्टम, हाँ या ना, टू बिल्ड दिस सिस्टम या टू मेक दिस सिस्टम, यही तो बात होती है, फ्रॉम स्क्रैच, अरे हाँ या ना, भाई इस सिस्टम को बनाने के लिए स्क्रैच से मतलब इनफाइनाइट पे ये जब थे, कितनी एनर्जी खर्च होती है, वही पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, हाँ या ना, ये बात समझ में आता है। और जब ये इनफाइनाइट पे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है भाई, यहाँ भी इनफाइनाइट पे जीरो मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना, यू इन्फिनिटी को जीरो बोलते हैं, बोलो भाई। और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होने का मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, ये फॉर्म होगा, ये बात बताया नहीं बताया, ये क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव कहने का मतलब भाई सिस्टम पे पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा ना, Yes, sir. निगेटिव है तो इसका मतलब पक्का स्टेबल है, यानी ये सिस्टम स्टेबल ये रहेगा, जबकि यहाँ पे निगेटिव नहीं है तो उसको छोड़ते तो भाग जाता, और ये पास आएंगे, नजदीक आएंगे, क्योंकि और स्टेबल बनते जाएंगे, जितनी एनर्जी निगेटिव में ज्यादा उतनी इनको छोड़ूंगा तो क्या करेंगे, पास Pass आएंगे, है. तो बिल्कुल वही सवाल बनते हैं, ठीक है। अच्छा अब वो लिखने का तरीका, पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, बोलो लिखने का क्या तरीका है, चलो भाई लिख लो इसको, वही फॉर्म लगेंगे सब, तीन मासेस हैं, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए, M1 M2 M3, बोलो ए डिस्टेंस दिख रहा है सभी को, कैसे लिखते थे, किसी एक को देखो यार, कैसे लिखा करते थे इसको, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे रखना माइनस जी साइन होगा कि नहीं दो के बीच, ये लगेगा, कैसे लिखा करते थे, अरे किसी एक को पकड़ Interaction. लो, हाँ किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो, U11 प्लस U12, देखो क्या रहेगा, U11 तो होगा नहीं, U12 आएगा और U23 लगेगा, इसके अलावा कुछ होगा क्या, अच्छा ये U1 आया तो कोई एनर्जी नहीं हुआ, इसका तो जीरो हो जाएगा, U1 आया, U2 आया तो U21 लगेगा, और 2 आ गया तो ये भी तो है, U13. क्लियर है, अरे आई बात समझ में, बिल्कुल वैसे ही लिखना है, बोलो, बोलो भाई बाकी लोग कहाँ हैं, Yes, sir. Yes, sir. तो वैसे ही लिखना है, मैं इस पे चाहो तो मैं इस पे बता देता हूँ, ताकि लिखने आपको आना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, चलो जैसे मान लो, ठीक है यही मासेज है, अब इनमें हम बहुत टाइम पास किए थे वहां पे, क्योंकि वहां पे सिखाना था, और यहाँ ऑलरेडी सीख चुके हो, लिखने आना चाहिए बस, बोलो कहीं भी रख दोगे मासेज लिखने आना चाहिए, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस तरह से है, तीनों ए साइड पे रखी हुई है, बोलिए सिस्टम की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक, वैल्यूज दे देगा तो आपको वैल्यू पूछ लेगा, क्या करेंगे भाई, हमको पता है कि किन्हीं दो मासेस के बीच में, ठीक है, M1 M2 और डिस्टेंस r पे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन जो होती है माइनस G M1 M2, दो पॉइंट मासेस के बीच, ये लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई इसके लिए, अब एक एक करके बनाएंगे, बोलो, Yes, sir. U11 का तो होगा नहीं कुछ, अगर 1 को लाओ पैसे पहले तो U11 का होगा नहीं, 1 लाओ, जब 2 को लाओगे तो U21 रखना पड़ेगा, और 2 जब आ गया और 1 भी ऑलरेडी है, 3 को लाओगे तो क्या होगा भाई, U23 और U13, हाँ या ना,
या अगर सिमेट्रिक केस के लिए शॉर्टकट बताया था मैंने, क्या था वो? जितने मासेस हैं n/2, NC2. U2. ठीक है, U1 देख लो, U1 U2 कोई एक देख लो, यही तो बताया था अगर सिमेट्रिक है तो। लेकिन यहाँ सिमेट्रिक नहीं है, M1 M2 M3 अलग अलग है ना, तो इसलिए इसको यहाँ लिखा है। अगर M1 M2 M3 तीनों सेम हो जाएं तो हम डायरेक्ट ये लगा लेंगे। आई बात समझ में? अभी इससे निकाल लेंगे। चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, माइनस जी 1 और 2 के बीच में, तो जी M1 M2, ये समझ में आ रहा है सबको क्यों लिखा हूँ? U1 1 के कारण जब लाओगे तो ये 0 होगा, ये मैंने नहीं लिखा। बोलो डिस्टेंस A, फिर माइनस, ये माइनस रहेगा जी 2 3 लिखना है तो M2 M3 डिवाइडेड बाई A, फिर माइनस जी टाइम्स M1 M3 डिवाइडेड बाई A। बोलो यही आएगा, हाँ या ना? माइनस sir. कॉमन ले लो यार, फिर Yes, ऐसे sir. लिख दो यार। अगर ये बोलो M1 M2 M3 सेम होते, इफ M1 M1 M2 एंड M3 सेम होता किसके बराबर, M के बराबर, तो सीधे सीधे अगर मैं ये लिखता तीनों को, तो यहाँ पे क्या आती भाई, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी -3/2 2. 3/2. 3/2 आएगा कि -3 जी M1 M2 बाई है। ये डायरेक्ट यहाँ से दिख रहा हूँ ना, बाकी फार्मूले से देखते हैं। ठीक, यहाँ से इसमें सब में mm डाला तो ये आना चाहिए, तो चलो भाई यहाँ पे डाल के देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे m² बन जाएगा ना, M1 M2 सेम है तो। बोलो आई बात समझ में? यहाँ चेक करो, अगर सेम है भाई, तीनों मास सेम है, M1 बराबर M2 बराबर M3 इज इक्वल टू M है, तो क्या करना चाहिए, तो सिस्टम की एनर्जी लिखने के लिए क्या करते हैं, जितने चार्जेस हैं, मतलब चार्जेस करें, यहाँ पे मासेस की बात करेंगे, तो 3/2, हाँ या ना, इनटू इनटू, अरे ये कैसे निकल के आया था, इसी से निकल के आया था भाई, मास इनटू पोटेंशियल, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे। खैर अभी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोला नहीं, तो लेकिन आगे बता दूंगा मैं। खैर ये शॉर्टकट फार्मूला था ना, ये शॉर्ट, बट सिमेट्रिक सिमेट्रिक केस के लिए था। बोलो अब U1 पे देख लो यार, U1 पे देखो, एक तो ये लगाएगा और एक ये लगाएगा, तो क्या लिखेंगे, U1 1 1 वाला तो 0 है, 1 2 प्लस 1 1 3, 3. 1 पे सिर्फ देखना है ना सिर्फ, तो 3/2। बोलो यहाँ क्या बचेगा भाई, माइनस जी M1 M2 सेम है तो ये बचेगा, और यहाँ देखो वही आएगा आंसर। बोलो Yes, भाई sir. -3 GM²। तो सिमेट्रिक है तो डायरेक्ट आप लगा लोगे, अदरवाइज आपको अलग अलग तोड़ के आता है। पहले को लेके आएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. क्लियर है? एक और दे देता हूँ, वो कर लीजिएगा आप। अलग अलग लिखना, फिर सिमेट्रिक करके लिखना, प्रैक्टिस के लिए बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लोगे बस, यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, और बाकी बिल्कुल वैसा ही है। ले लो यार, ठीक है, क्यूब ले लो, स्क्वायर ले लो, बाकी सब बन सकता है उतने ही सवाल। अगर ये सिमेट्रिक नहीं रहे तो भाई बेसिक से जाइए। ठीक, चलो ठीक है। और एक बार सिमेट्रिक मान के डायरेक्ट फार्मूले से भी लगाना जब बराबर हो तो। खैर लिख लोगे सिस्टम की एनर्जी, Yes, sir. सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, Yes, ये sir. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक है, चलो इनको छोड़ा जाए तो ये भागेंगे, इधर भागेंगे, पास पास में भागेंगे। Yes, sir. स्पीड भी पूछ सकता है, देखो सवाल वही है, सबको अगर फ्री छोड़ दो तो सब भागेंगे, और किसी क्षण क्या करेंगे, हमेशा एक छोटा सा स्क्वायर बनाएंगे। मान लो A से A/2 हो गया, तो पूछेगा बताइए क्या, कि स्पीड कितनी हो गई होगी जब ये इनके बीच का गैप कितना हो जाए। ये भागेंगे ना एक दूसरे की तरफ, अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है। देखो कैसे भागेगा ये, देख लो यहाँ पे, एक तो फोर्स ये पास बुला रहा है यार, किसी एक पे पकड़ के देख लो, ये भी पास बुला रहा है इसको, तो नेट इनका 90 है, इधर भागेगा, तो कहीं भाग के ये यहाँ आएगा, और ये कहीं भाग के किसी क्षण यहाँ आएगा, किसी क्षण ये भाग के यहाँ आएगा टाइम, और सबकी स्पीड सेम होगी क्योंकि सब पे फोर्स सेम लग रहा है, और सब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। कोई बोलेगा सर ऐसे हमेशा, ये सिमेट्री रहेगा। तो मास सेम हुआ तभी तो सिमेट्री रहेगा ना. हाँ मतलब मास अगर सेम हुआ तो,
मैं सिमेट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक, अगर सेम नहीं हुआ तब भी बनाएंगे, लेकिन अगर मास सेम हुआ तो ये सवाल बनेगा। अगर मैं M1 M2 M3 तभी ये पूछेगा, अदरवाइज आपको इतना कंफ्यूज नहीं करेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा, निकालना टफ हो जाएगा। ठीक है, वो लोग कैसे निकाल पाओगे अगर मास सेम नहीं दिया? कौन सा मास कितना चलेगा, सब मासेस अलग अलग चलेंगे ना। Yes, sir. बोलो, अब जब मास सेम हो जाएगा तो ये आएंगे, मान लो A/2 हो गया। बोलो, इस समय कुछ कुछ ना कुछ इन लोग सबकी स्पीड होगी, कुछ ना कुछ स्पीड होगी अभी भी ये इस क्षण। अरे आई बात समझ में? तो वो स्पीड पूछ लेगा यार, या सबको रोक के किसी एक को भगाएगा, तीन को फिक्स करके कोई एक भगाएगा, तो क्या करोगे आप? एनर्जी कंजर्वेशन। अरे यही करते थे। बोलो, अभी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कुछ इनिशियल लिख लेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और कुछ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। यहाँ पे बोलो क्लियर है? ये चीज तो जीरो है, ये कुछ ना कुछ होगा, हाफ mv² इंटू 4 टाइम्स करेंगे, और ये फाइनल हमें लिखने आना चाहिए और इनिशियल लिखने आना चाहिए। बोलो क्लियर है? स्पीड मिल जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? अब ये सब क्वेश्चंस करा चुका हूं मैं वहां पे, मैं बोल रहा हूँ जितने क्वेश्चन वहां पे उतने क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक, समझ में आना चाहिए। वहां पे बड़ा कर रहा था मैं, ट्रायंगल लिया था, ट्रायंगल को 2 a कर दिया था साइड को, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल लिया था, या ऐसे सोचो ट्रायंगल में ऐसे मास रख दे, इन दोनों को फिक्स कर दे, और साइड ए है, तो ये कभी ना कभी छूट के यार ये साइड यहाँ पे कहीं कुछ आएगा, आइसोलेस ट्रायंगल बनाएगा आइसोसेल्स, इसकी स्पीड कुछ होगी, अगर ये फ्री है तो ये फिक्स है। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कहने का मतलब समझ में आया? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑल दो। अरे क्लियर है? Yes, sir. समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। ठीक, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने देख लिया। ठीक, हाँ या ना? और एक टर्म होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिस तरह से डिफाइन किया मैंने उस तरह से एक टर्म और होता है, पहले ये कर लेते हैं फिर कैविटी प्रॉब्लम पे आते हैं। एक और टर्म होता है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, उसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। अब ये क्या चीज है भाई, जल्दी से समझ लेते हैं इन पे। आओ, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है भाई? चलो, क्या होता है भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? वही बात, इसको वीजी से दिखाएंगे, एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता था, यानी वर्क डन, या बोलो एनर्जी पर यूनिट। कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये पर यूनिट मास होगा। हाँ या नहीं? क्लियर है? यानी कि अगर मुझे किसी सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, जैसे पीछे की लिख रहे थे हम लोग, तो मास इनटू पॉइंट मासेस का अगर वीजी जोड़ दे सब पे, तब भी तो आ जाएगा। यही बात बोल रहा था मैं वहां पे। किससे आया था वो शॉर्टकट? इसी से आया था ना? अरे हाँ या ना भाई? पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो ना, Q इंटू वी, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। हम ग्रेविटेशन लिख रहे हैं तो यहाँ मास लिखेंगे। हाँ या ना? और आपको पता है ये वी किसके कारण होता था, ये पोटेंशियल किसके कारण होता था? ड्यू टू ऑल द, बोलो, चार्जेस। हाँ या ना? Yes. यहाँ पे क्या होगा? ड्यू टू ऑल द मासेस। अच्छा, क्लियर? अरे आई बात समझ में? तो भाई देख लेते हैं पॉइंट मास की तरह अगर मैं बोलूं। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट मास की, जैसे यहाँ पे मैं, यहाँ पे हम लोग रिलेट कर लेते हैं, मान लीजिए ये मास m1 है, ये m2 है। बोलो हाँ, आई बात समझ में? और इसकी रेडियस r है, तो हम क्या लिखते हैं भाई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r। हाँ या ना? बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो अगर मैं किसी एक पे देखूं पोटेंशियल एनर्जी, मान लो यहाँ देख रहा हूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी, तो मुझे क्या देखना चाहिए? मैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देख रहा हूँ, बोलो, चाहे यहाँ पे देखो चाहे वहां पे देखो, एक ही बात है। तो मुझे लिखना क्या चाहिए? एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी अभी देखा ऊपर हम लोगों ने, कैसे लिखते हैं? हमको यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखना है, किस पर? m2 पर। तो m2 इंटू क्या लिखना चाहिए? पोटेंशियल ड्यू टू किसके कारण? एक ही बचा है m1, M1. और m1 के कारण अगर मैं देखूं तो ये तो भाई इसके बराबर है। तो m2 अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्या है? यही तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल है। Yes, sir. आई बात समझ में? क्लियर है? तो हमेशा देखो पॉइंट चार्ज के लिए, अब पोटेंशियल मैं बोलूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब समझ में आ रहा है सबको? नहीं तो मन करे आप डिफरेंशिएट करके दोनों के बीच रिलेशन जानते हो, निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो भाई अगर कोई मास है, उससे किसी आर दूरी पर मुझे पोटेंशियल लिखना है, तो क्या लिखेंगे पोटेंशियल यहाँ पे पी पॉइंट पर? पॉइंट चार्ज के कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या लिखेंगे भाई? वीपी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल याद रखिएगा, जी एम अपॉन आर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता। ठीक, अरे आई बात समझ में? और ये अगर मन Yes, करे तो आप इस रिलेशन से निकालो। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा माइनस डी वी जी बाई डी आर। तो ये पता है, डिफ्रेंशिएट करिए, निकाल सकते हैं आप। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना यार, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड। मैं बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूं तो कंफ्यूज मत होना, वो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहा हूँ। अरे आई बात समझ में? Yes, sir. sir. इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। तो कभी आई से कभी जी से, कई तरीके से दिखाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई से भी दिखाते हैं, जी से भी दिखाते हैं, लेकिन मैं बेसिकली इन दोनों नोटेशन को यूज करता हूँ, ईजी या कभी कभी ई भी लिख दो, तब भी बात समझ में आना चाहिए। ये इंटेंसिटी इसलिए आई से भी दिखाते हैं। चलो भाई, ये क्या होता है? माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जरा इसका डिफरेंशिएशन कर दो यार रिलेशन में, और रखो तो ये वैल्यू आ जाएगी। चाहे मन करे ऐसे निकाल लो, चाहे मन करे यहाँ फील आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। अब देखो इसके पोटेंशियल का क्या फायदा है? जब एनर्जी कंजर्वेशन कराता है तो आपको पोटेंशियल लिखने आना चाहिए। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमने किसके कारण देखा? पॉइंट चार्ज के कारण। रिंग के कारण भी हो सकता है भाई, हाँ या ना? Yes, sir. उसकी वैल्यू बताओ जरा। ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग बोल रहा हूँ, रिंग बोल रहा हूँ तो मतलब समझ जाओ यूनिफॉर्म रिंग है। अब रिंग के सेंटर पे आपको पता है क्या होता है? GM KQ हुआ तो ऐसा. अंदर फील्ड जीरो, कि इस पे क्या होता है बताओ? सेंटर पे अगर ये मास है, रिंग है, सेंटर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिखने आता है ना, कितना होता है? तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। Sharp is one. Yes, sir. ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए। कितना हो जाएगा पोटेंशियल? अंदर हर जगह पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। वीजी इक्वल टू क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशनल KQ पोटेंशियल, में. या क्या लिखेंगे? माइनस, GM चाहे वीजी लिखो या वी लिखो, बस समझ में आता है। ये पी क्या है भाई? पी नहीं, सी होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर। तो अगर वीजी लिखिए तो कितना आ जाएगा? माइनस जी एम बाई, बाहर वाला है तो अंदर तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। बोलो आई बात समझ में? क्लियर है? बोलो, चार्ज रिंग है, यहाँ पे लिखना है मुझे। ये सब देखा था हम लोगों ने। चार्ज रिंग है, क्यू चार्ज है रिंग, मतलब क्यू चार्ज है, मास रिंग का एम है, ये सब लिख देता हूँ। रिंग का मास एम है। बोलो ये सब लिखने आ जाएगा? और किस क्या क्या देखा था हम लोगों ने? बोलो पोटेंशियल यहाँ पे क्या लिखेंगे इस पी पॉइंट पर? भाई डिस्टेंस होता है ना। Yes, हर sir. देखो मास, देखो ये सेंटर की एक्सिस की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस तो हमेशा सेम है। देखो ध्यान से, कितना है? आर स्क्वायर एस स्क्वायर। तो माइनस, सीधे लिखता हूँ, वीपी इज इक्वल टू माइनस जी एम अंडर रूट, यही तो डिस्टेंस है भाई। उसके पास और यहाँ डिस्टेंस आप सभी से आर था, इसलिए आर आर लिखे थे। तो सब छोटे छोटे मास को जोड़ दिए थे, यही बात है, लॉजिक समझाया था मैंने। मन करे ऐसे देखो, तो मन करे बाहर से देखो। चलो क्लियर? तो रिंग के, अच्छा, अब यहीं से आप देख लो यार, सेंटर पे तो एक्स की वैल्यू जीरो डाल दोगे तो वही आएगा ना, जी भाई यार। Yes, sir. क्लियर है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर है? अच्छा, sir. वर्क, अब वर्क डन निकालने के लिए भी आता है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल पूछ ले। ठीक, तो आपको समझ में आना चाहिए, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। कभी भी यूज पड़ जाए तो इन दोनों का डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अभी स्फीयर के कार्ड अलग से देखते हैं। ठीक है भाई, इन दोनों का इंपॉर्टेंट है।
और किसी टाइप के अरेंजमेंट के कार्ड पोटेंशियल देखा था क्या हम लोगों ने? एक याद है डिस्क विस्क वाला, वो सब ज्यादा यूज नहीं पड़ेगा आप, लेकिन आपको मैंने लिखवाया था कल, डिस्क में चेंज करने आता है। बोलो, एक से ज्यादा चार्जेस हैं तब भी लिखने आता है पोटेंशियल, दूरी अलग अलग होगी, सबका समेशन कर देंगे। अरे हाँ या ना? Yes, sir. जैसे मान लो M1 मास यहाँ पे है, M2 मास यहाँ पे है, ये सब पॉइंट मासेस है, तो सुपर पोजिशन लगा लोगे ना, तो वैलिड है। बोलो R1, R2, R3, R4, इस पॉइंट पे हमें चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्या लिखोगे? बोलो माइनस GM1 अपॉन R1, माइनस, सबको ऐड करोगे ना, ये स्केलर है। बोलो भाई, वेक्टर से कुछ लेना देना नहीं, बस माइनस साइन लगाते रहना, माइनस GM4 अपॉन R4। बोलो क्लियर है? या हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं भाई कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा, क्या लिखेंगे उसको, समेशन ऑफ, या जी को बाहर ले लो, जी तो कांस्टेंट है, समेशन ऑफ MI अपॉन समेशन ऑफ MI अपॉन समेशन ऑफ, नहीं सॉरी, ऐसे लिखो ना, समेशन ऑफ MI अपॉन RI, जिसका लेना है उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देना। ठीक, जी तो कॉमन हो जाएगा ना? अरे हाँ या Yes, ना? sir. तो इस तरह से हम लोग ऐड कर देंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हो सिंपल, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे कुछ भी हो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम लगा सकते हैं। इंडिविजुअल का कार्ड इफेक्ट देके सबको, इंडिविजुअल का इफेक्ट सुपर इम्पोज करना मतलब एक एक को देखो, सबका इफेक्ट सुपर इम्पोज कर दो। बोलो आई बात समझ में? सुपर इम्पोज मतलब सभी को इफेक्ट कंबाइन कर दो। क्लियर है? Yes, sir. ठीक। और आपको ये भी पता है कि अगर मैं बोलूं रिलेशन, अब तो बता ही दिया था मैंने रिलेशन, तो रिलेशन कैसे निकालते हैं? रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। बोलो क्या था, कैसे निकालते हैं भाई? देखो बेसिकली ये ऐसे निकलता है, F इज इक्वल टू होता क्या है, माइनस DU अपॉन DR। ठीक है, और फोर्स क्या लगेगा यहाँ पे? बोलो, कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा फील्ड है? अरे आ रही है बात समझ Conserve. में? ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। Conserve. और कंजर्वेटिव है तो भाई ये डिफाइंड है, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस, देखो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया, UG और डिवाइडेड बाई R। बोलो आई बात समझ में? तो ये फोर्स कितना होगा भाई? फोर्स होता है M इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड, हाँ या ना? M इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये क्या होता है, अभी अभी हमने देखा क्या चीज, M इंटू VG डिवाइडेड बाई DR। M तो कांस्टेंट है तो M को बाहर निकाल के काट दीजिए, EG कितना आ जाएगा, माइनस DV बाई DR। बोलो क्लियर है? हाँ या ना? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इनको तीनों कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा बस। अरे क्लियर है? अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, भाई ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर होता है ना, तो इसको क्या लिखोगे, तीनों फॉर्मेट में लिख लीजिए, डो वी अपॉन डो एक्स आई कैप माइनस, अच्छा माइनस DV अपॉन है, तो माइनस, अच्छा VG में एक तो होगा वो अपने आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, खैर मैं लिख देता हूँ, डो VG अपॉन डो वाई आई कैप माइनस डो VG अपॉन डो जेड के कैप। 3D में हो तो वेक्टर फॉर्म इस तरह से। अरे आई बात समझ में? क्लियर है? ये सब देख चुके हैं हम लोग, दोबारा देख रहे हैं, क्लियर है? Yes, sir. इन पे रिलेटेड मतलब अगर इस कहीं फंक्शन आ गया Yes, VG sir. का, कहीं फंक्शन VG का आ जाएगा तो ये स्केलर है, VG ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है भाई, स्केलर है, और अगर EG है तो ये वेक्टर है। तो इन दोनों में रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, मिलेगा। ये सब कर चुके हैं हम, बार बार यही नहीं करेंगे, ठीक है? क्लियर है? आप रिवाइज कर लेना उठा के। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट? अब No, नेक्स्ट, sir. नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, क्योंकि स्फीयर वाला बचा है वही, सीधे सीधे लिख लेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर।
ग्राफ बनाना बता ही दिया था आपको। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आओ देखते हैं। ये समझ में आ रहा सबको? बोलो यार। यस सर। लिखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल, एक मिनट। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, ड्यू टू, अच्छा यहाँ पे दिखाना क्या है यार, मैं लिख क्या रहा हूँ, सीधे सीधे यहाँ दिखा देता हूँ ना। ये है ना अवेलेबल हमारे पास, यहाँ तो लिखना ही है। देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहा है। ठीक है, अर्थ नियर सरफेस, अच्छा ग्रेविटी के बारे में बात कर, अभी आते हैं उस पर भी, नीचे होगा। देखो ये पोटेंशियल की बात कर रहा है, देखो यहाँ पे जितनी चीजें अभी बताई है मैंने, यहाँ पे नीचे दे रखा हुआ है, दिख रहा है सभी को? Yes, sir. ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन किया गया है। यस सर। ठीक, वो इनफाइनाइट से डिफाइन होता है, मैंने तो डायरेक्ट फार्मूला बताया, आपको पता ही था, सीधे सीधे ये आया था पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट मास के कारण। बोलो, सरफेस अर्थ पे, अब अर्थ पे होगा तो भाई आर की जगह आर ही लेंगे, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं ना। आर इनफाइनाइट तो वी इनफाइनाइट, भाई पोटेंशियल डिफाइन करते समय ही हमको बता दिया कि इनफाइनाइट पे हम पोटेंशियल जीरो लेते हैं। ठीक है, तभी डिफाइन होता है। और ये देखिए सॉलिड स्फीयर, ये स्फीयर का केस हुआ है, हॉलो स्फीयर इंपॉर्टेंट है, वही चीज है। बोलो, बाहर के लिए ट्रीट करेंगे कैसे, पॉइंट चार्ज की तरह, सॉरी पॉइंट मास की तरह, तो जीएम बाई आर रख देंगे, लिखना वही तरीका। दोनों केस में पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, हाँ या ना? अरे भाई बाहर वाले को थोड़ी पता चलेगा अंदर सॉलिड है कि हॉलो है, उसको तो लगेगा टोटल मास है में, और एक पॉइंट मास की तरह लगेगा। बोलो, ये Yes, दोनों sir. को देखो यस केस सर। और उसके बाद स्फीयर तक तो सेम, मतलब सरफेस तक तो सेम ही रहेगा स्फीयर के। ये दोनों पॉइंट देखिए, दोनों केस में भाई ये जब आर ग्रेटर देन आर है, बाहर वाला पॉइंट और स्फीयर के सरफेस तक तो सेम रहेगा, बस आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा सरफेस पे। जब आर इनसाइड होता है तो फिर फर्क पड़ना चालू हो जाएगा, जब आर इनसाइड होता है तो फिर फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। देखिए ये सॉलिड है और ये हॉलो है, ठीक है, हॉलो में इनसाइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर अभी हमने देखा, अरे याद है, Yes, sir. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी यार, यस सर। यार कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? ठीक, अच्छा और यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट कुछ बनता था, याद करो इससे, याद करो, k टाइम्स क्यू अपॉन 2r क्यूब, बोलो 3r² माइनस r², आर दूरी पर सॉलिड Yes, में, sir. सेंटर से, सॉलिड के केस में सेंटर से, अब ये अर्थ के लिए भी यूज होगा, आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या अंदर? जीरो नहीं है, तो पोटेंशियल भी फंक्शन बनेगा। सरफेस पे पोटेंशियल पता है, इन पे और इन पे क्या खेल जाएंगे हम लोग, रिलेशन। सरफेस पे पता होता है ना, यहाँ पे नहीं पता होता, बस Yes, लगा sir. दो, यही आया था एक्सप्रेशन। पैराबोलिक कर्व, देखो जीरो रखने पर 3/2 टाइम्स ही आता सरफेस का, 3/2 टाइम्स, हाँ या ना? ग्राफ पता है आपको? अरे क्लियर है ये, इससे रिलेट कर दिया ना भाई, Yes, sir. बस के की जगह हाँ माइनस जी हो सर। गया। क्लियर है? चलिए अगर हम देखें यहाँ पे आगे की तरफ, तो यहाँ तो ठीक है, समझ में आ गया। इसके आगे ग्राफ बनाना चाहो, बनाए नहीं ये ग्राफ यहाँ पे, खैर बना लोगे ग्राफ, ग्राफ बना देते हैं यार जल्दी से। ग्राफ हाँ कैसे सर। रहेगा? माइनस साइन के साथ है। Yes, sir. सॉलिड वाला ग्राफ तो मैंने सॉलिड वाला बना देता हूँ, कैसे बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा, हाँ या ना? बोलो, कहीं से यहाँ से गिरेगा ग्राफ? जगह नहीं है, थोड़ा सा फिर बनाते हैं। ये आर इक्वल टू आर है, ये आर ग्रेटर देन आर है, ये सॉलिड के केस के लिए बढ़ा ना, सॉलिड स्फीयर। बोलो आई बात समझ में? ये आर लेस देन आर है, भाई ऐसे ग्राफ गिरेगा, फिर ऐसे गिरेगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा इनफाइनाइट तक ले जाना। ठीक, यहाँ पे वैल्यू -3/2 GM/R, और यहाँ वैल्यू
माइनस जी एम बाई आर। ठीक, ये सरफेस है, ये सेंटर है, और ये वी इनवर्स। ठीक, क्लियर है? Yes, sir. वीजी वर्सेस आर का ग्राफ। ठीक, क्लियर है? ग्राफ बना लीजिएगा। और इसका तो इजी था यार, इसका तो ऐसे बनेगा ना। हॉलो के केस में कैसे बनेगा? कांस्टेंट, यहां से फिर ऐसा। ठीक, Yes, sir. बोलो, आई बात समझ में? ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले बोल रहा हूँ, ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर है? तो याद होना चाहिए, और ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए कहाँ की बीच में चीजें यूज कर लेगा। ठीक है, जब कंजर्वेशन के क्वेश्चंस बनेंगे आपको, एनर्जी कंजर्वेशन, वो रिंग विंग हुआ, मास एम फेंका यहाँ से, मास यहाँ कैपिटल है, मैं बोलो ये सब सवाल हो जाएंगे, एक भी नहीं करा रहा हूँ मैं, तो सब बिल्कुल वही वाले सवाल है एनर्जी कंजर्वेशन वाले। बस आपको एनर्जी कंजर्वेशन लिखने आना चाहिए। ठीक है, और आगे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे भी जब ऑर्बिटल स्पीड पढ़ेंगे। क्लियर है? पोटेंशियल लिखने से आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखने डायरेक्ट आ जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिंपली क्या लिख सकते हो आप, स्फीयर हो चाहे जो भी हो, एम टाइम्स, बोलो वीजी लिख लोगे, हाँ या ना? अब डिपेंड करेगा वहां पे कैसा है, ये पॉइंट चार्ज के कारण वीजी है, रिंग के कारण है, सॉलिड स्फीयर है, या हॉलो स्फीयर है। क्लियर है? ये बदलेगा बार बार। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं फिर हम लोग ग्रेविटी का वेरिएशन देखते हैं। फिर उसके पहले यार एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसके, या पहले ग्रेविटेशन का वेरिएशन देख लें। आपको समझ में आ गया? एक्सप्रेशन याद रहेगा? एक्सप्रेशन याद रहेगा? Yes, sir. चलो हाँ भाई यहाँ सर। पे देखिए, अब यही चीज है कि दोबारा ये चीजें आती हैं। ठीक, अब आओ देखते हैं ग्रेविटेशन का वेरिएशन। लिख लो ग्रेविटेशन का वेरिएशन इन ग्रेविटी। अब अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ को क्या लोगे, हॉलो की सॉलिड? सॉलिड स्फीयर। अर्थ को क्या लीजिएगा, हॉलो या सॉलिड स्फीयर? बोलो। सॉलिड। सॉलिड है ना? अब हम ग्रेविटी की बात करें, अब अर्थ की बात करेंगे। ठीक, तो फिर अब ग्रेविटेशन नियर अर्थ सरफेस। अर्थ क्या है भाई? एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, और अर्थ सरफेस पे ईजी को ही हम क्या बोलते हैं, जी डिफाइन करते हैं। ठीक है, और आपको पता है अगर ये अर्थ है, ये सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस आर ई है, और इसका मास एम ई है, तो आप वैल्यू क्या रखोगे अर्थ के सरफेस पे? जो एक्सिलरेशन होता है उसे हम ग्रेविटी बोलते हैं, या इसको बोलो अर्थ के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड। कितना होता है भाई, डिफाइन करेंगे। अभी देखा हम लोगों ने, माइनस, माइनस तो डायरेक्शन बताता है, बट अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहे तो वैल्यू कितना लिखोगे? हालांकि माइनस लिख देते हैं, बोलो माइनस जी एम, एम की जगह एम ही हो जाएगा अब, और आर की जगह क्या हो जाएगा भाई, सरफेस पे तो आर चाहिए ना, आर ई स्क्वायर। बोलो, और माइनस साइन क्या बता रहा है ये, टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, क्योंकि ये वेक्टर है। बोलो, आई बात समझ में? क्लियर है? देखो ये दिखा Yes, दो, sir. फ्रॉम द अर्थ पार्टिकल मास एम लोकेटेड ऑन द सरफेस एट अ रेडियस, ठीक इस तरह से फोर्स लिखते हैं, और इस तरह से एक्सीलरेशन। या तो ऐसे आप देख सकते हो, अगर कोई यहाँ पे मास रख दिया जाए, मास एम, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा भाई एम इंटू ई जी, और ई जी वहां पे पता है कितना हो जाएगा, वो अगर जी के टर्म्स में लिखें तो बोलो जी टाइम्स एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। बोलो भाई, फोर्स यही तो लिखोगे, या जी एम वन एम टू, जैसा मन करे। और आपको पता है कि फोर्स, कोई भी चीज अर्थ पे लगता है तो उस पर फोर्स क्या लगता है, एम जी। इसको एम जी से इक्वेट करो तो कितना आ जाएगा, जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो एम एम इसको कैंसिल करोगे, इसको इक्वेट कर देना, तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो जी की जगह पे क्या आएगा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। वो तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, खैर ऐसे भी देख सकते हैं। फिर क्लियर है, उसने मास से रिलेट करके देखा। खैर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ना यार, ये तो सेंटर पे यहाँ पे है, पॉइंट सरफेस पे। अरे आई बात समझ में?
sir, इसे इसे ही नाम हम Yes, जी sir. देते हैं, और जी की वैल्यू अगर डालोगे तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है भाई, ये होता है लगभग 5.98 यानी अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻24 kg। ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है भाई, इतना किलोमीटर। जब ये डालिएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू इतना आएगा। और जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 × 10⁻11 -11 या 11 and minus 11. -11 क्या आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करिएगा तो ये वैल्यू 9.8 के आता है, जो कि अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, या ग्रेविटी बोल सकते हो आप, इसी को ग्रेविटी डिफाइन किया गया। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। कहाँ की बात कर रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं। क्लियर है भाई, सरफेस मतलब सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे फील्ड लिखना आता है, हाँ या ना। Yes, sir. अब आपको पता है कि अर्थ के सरफेस पे फील्ड कितना होता है, इतना होता है, और रीजन क्या है, ये डिपेंड करता है भाई, ये बदलता भी है। चाहे आप यहां से ऊपर जाओ, चाहे इस सरफेस से आप नीचे अंदर ग्रेविट अर्थ डिग करके जाओ, अंदर डी डेप्थ पे जाओ या हाइट पे जाओ, दोनों केस में क्या होगा, ग्रेविटी घटेगी बढ़ेगी। अब खुद सोचो, सॉलिड स्फीयर के अंदर जा रहे हो, सॉलिड स्फीयर के अंदर जा रहे हो तो फोर्स क्या करेगा भाई, उसके अंदर जो इतना पार्ट है वही तो फोर्स लगाएगा, अंदर वाला फोर्स लगा दो तो यानी कि ग्रेविटी घट जाएगी, हाँ या ना। अरे क्लियर है। Yes, sir. तो चाहे Yes, sir. ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, ग्रेविटी की फील्ड घटेगी, और किस रेट से घटेगी वो इंपॉर्टेंट है, वो निकालना है हमें। तो देखो अब यहाँ पे बोला हाउ एवर एनी एजी, एजी मतलब वही ग्रेविटी, जी की वैल्यू सरफेस पे, जी की वैल्यू सरफेस पे उसे जी बोलते हैं, ठीक। ये जी सरफेस वाला स्पेशली स्पेशल केस है ना, सरफेस वाले को नाम देते हैं जी। और कहीं ऊपर या नीचे होगा तो उसको ईजी बोलोगे, या ऐसा सोचो ये जी क्या है, सरफेस वाला है बस। और वो तब बोलते हैं जब अर्थ का केस होता है तो उसे जी बोल देते हैं। अरे क्लियर है। Yes, sir. ऊपर जाओगे तो जी हाँ इफेक्टिव सर। घटेगा बढ़ेगा, अर्थ के ऊपर जी इफेक्टिव की वैल्यू घटेगी, नीचे जाओगे तो घटेगी, तो मतलब कहने को मतलब तब जी इफेक्टिव बोलेंगे या जी डैश बोलेंगे, बस इतनी सी बात है। चलो क्या बोला, हाउ एवर, देखो एट द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना दे रखा है, और ये वैल्यू रखने पर हमें निकल के आता है, ठीक है। however any ag value measured at a given location will differ from ag, मतलब g से बदल के होगा कोई अलग लोकेशन पे, कैलकुलेटेड विद इक्वेशन 1 ड्यू टू, पहला मास, अर्थ का मास डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली नहीं है, इस वजह से बदलता है, रीजन वेरिएशन क्यों आता है। और अर्थ परफेक्ट साइज शेप साइज का नहीं है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है, कैसा है भाई, अर्थ एक इलिप्सॉइड है, इलिप्सॉइड मतलब समझते हो, ऑरेंज जानते हो, ऑरेंज, Right. ऑरेंज की साइज का है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं पोल्स पे ऑबलेट है, ऑबलेट है मतलब थोड़ा पिचका हुआ है, इलिप्सॉइड है, ठीक। इसके कारण कि ये डिस्टेंस बदलती है, ये डिस्टेंस पोल और इक्वेटर के बीच की रेडियस बदलती है, मतलब सेम नहीं होती है, इसमें परफेक्ट शेप नहीं है, परफेक्ट स्फीयर है नहीं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा चेंजेस आता है, वेरिएशन। और दूसरा अर्थ भाई अपने चक्कर में घूमता रहता है, अर्थ घूमता रहता है, स्पिन भी करता रहता है और रोटेट भी करता है, तो इस वजह से भी अर्थ घूम रहा होता है, इस वजह से भी वेरिएशन होता है जी के अंदर, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग होता है, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है। Yes, sir. तो वेरिएशन कई तरह के हो सर। सकते हैं, सबसे पहले हाइट और डेप्थ की बात करते हैं, क्लियर, समझ में आई बात। चलिए भाई चलो आओ देखते हैं, हाइट और डेप्थ की बात करना है तो आओ यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा समझ में आएगा डायरेक्ट। अर्थ है, हम सॉलिड स्फीयर की तरह लेंगे, ठीक है, क्लियर है, ये केस अर्थ है लेकिन हम सॉलिड स्फीयर की तरह लेंगे, आओ इधर देखते हैं, हेडिंग डालो फिर वेरिएशन ऑफ, अब समझिए अर्थ है ना, बस सॉलिड स्फीयर की तरह लिखने आना चाहिए, वेरिएशन ऑफ क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ, पहले हाइट और डेप्थ देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। पहला रीजन
ठीक है, बता दिया रीजन क्यों होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। तो पहले हाइट और डेप्थ की बात करते हैं, क्योंकि अर्थ में मासेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो भाई सबसे पहले ये बना ही देते हैं सब साथ में, प्रूफ करना हो आप करते रहिएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि रिलेट करके इससे। अभी हमने क्या पढ़ा है, स्फीयर। चलो भाई आ जाओ यहाँ पे देख लो, मान लो अर्थ बना दिया, सरफेस पे पहले देखेंगे, सरफेस की वैल्यू लिखने आती है, फिर कहीं अंदर देखेंगे और फिर कहीं बाहर देखेंगे। ठीक, चलो भाई, मास आपको पता है इसकी क्या है, मास एमई, रेडियस आरई, बोलो आरई बात समझ में, मास एमई, रेडियस आरई, मतलब अर्थ ले रहे हैं हम लोग, मास एमई रेडियस आरई, आई बात समझ में, अर्थ है ही अपना, हालांकि सॉलिड स्फीयर की तरह हमें ट्रीट करना है। बोलो भाई, आई बात समझ में। अगर मैं बोलूं यहाँ पे जी का वैल्यू, यहाँ पे सरफेस पे ये जी लिखते हैं, ठीक है, ये ई सरफेस को, तो यहाँ पे वैल्यू कितना होता है भाई, अंदर की तरफ होगा डायरेक्शन वाइज, कितना होगा वैल्यू, अभी देखा ना हम लोगों ने, क्या टोटल मास लेंगे अंदर, ग्रेविटेशन फील्ड है ना, बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, तो बदलने से नहीं रहा, ये तो सिंपल सा केस अभी देखा था हम लोगों ने, और ये वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। चलिए क्लियर। अगर मैं बोलूँ यहाँ की बात करूँ यार, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, यहाँ की बात करूँ, तो मान लो किसी डेप्थ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डेप्थ पे, ये पहला केस हो गया समझ लो, ये डेप्थ में, डेप्थ डी, ऐसा समझो, डेप्थ ले रहे हैं, कहाँ से लेते हैं भाई, हमेशा डेप्थ ऊपर से लेते हैं, सरफेस से, ये सरफेस है, ये सरफेस है जहां हम खड़े रहते हैं, यहाँ से डेप्थ मान लीजिए डी है। बोलो आई बात समझ में। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो तुम, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, चलो देखो यहाँ पे, तुम यहाँ से मान लो ये एक्स है, तो तुम्हें डायरेक्ट तुम्हें फार्मूला लिखने आ जाएगा, मान लो ये चीज अगर एक्स है, तो यार तुम्हें अभी बताया था इस पे लिखने के लिए, इस इतने मास के कारण यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल फील्ड होगा। बोलो, यहाँ के लिए जी डैश बोलूं मैं, यहाँ पे मैंने जी बोला, इस सरफेस पे जी की वैल्यू जी बोली है, यहाँ पे मैं वेरिएशन बोलूंगा जी डैश या जी इफेक्टिव। बोलो जी इफेक्टिव डायरेक्ट लिख सकते हो तुम, अगर ये डिस्टेंस एक्स, वहां पे रिलेशन पता है, सॉलिड स्फीयर के अंदर सेंटर से एक्स दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वही बात होगी कि नहीं होगी, Yes, sir. और मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो कितना लिखना चाहिए भाई, जी टाइम्स, बोलो MX टोटल equal. मास लिखते थे, टोटल मास। अदरवाइज आपको लिखना हो तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो इसका मास एम डैश निकाल लो एमई के टर्म्स में, और उसके लिए लगा दो, क्योंकि बाहर वाला कोई फील्ड नहीं लगाएगा, क्योंकि देखो अंदर वाला पॉइंट है, आप लगा लो न्यूटन सेल थ्योरम फर्स्ट, बाहर वाले मासेस इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, जो इसके अंदर होगा वही फोर्स लगाएगा, तो फोर्स निकाल के कर सकते हो, या अदरवाइज आपको, अब ये सॉलिड स्फीयर का केस है, सॉलिड स्फीयर का केस है, और सॉलिड स्फीयर के केस में मैंने बताया है ग्राफ कैसे बनता है, लीनियर ही वेरी करता है अंदर, जीरो तो होगा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड। तो क्या लिखेंगे भाई जरा बताओ, यहाँ पे डायरेक्ट लिखने आना चाहिए, आ जाएगा, लिख पाओगे, तो बोलो जी डैश क्या लिखेंगे भाई, अरे क्या होता है जी डैश, जी GMX divided by आर, आर की जगह पे यहाँ पे एक्स है, एक्स अपॉन आर क्यूब, हाँ या ना, यही होता है। अरे बोलो, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं ये एक्स, हाँ या ना, Yes, sir. क्लियर। और अगर इसको ध्यान से लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो ना, जी टाइम्स एम, और एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई, अगर देखो ध्यान से, एक्स प्लस डी तो आ रही है, एक्स प्लस डी ही तो आ रही है, आ रही एक्स प्लस डी है, एक्स प्लस डी आ रही है, तो हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी आर ई माइनस डी नहीं लिख सकते हैं, अरे बोलो भाई, yes sir, एक्स Yes, को sir. क्या आर ई माइनस एम ही है, एक्स को आर ई माइनस डी नहीं लिख सकते हैं क्या, डेप्थ को पूछा ना, डेप्थ हमेशा सरफेस से लेते हैं, और डिस्टेंस हमेशा इस वाले फार्मूले में एक्स सेंटर से होता है, ये याद, ये पता होना चाहिए। अरे याद है इलेक्ट्रिक फील्ड यार, स्फीयर में के क्यू एक्स होता है ना अपॉन yes आर sir, क्यू, वही तो है। yes sir,
तो क्या लिखेंगे हाँ नीचे? सर आर ई क्यू। बोलो एक्स की जगह क्या लिख दूं मैं? माइनस डी आर ई माइनस डी। आर माइनस डी अच्छा एक काम कर दो, एक यहाँ से भी आर ई छुड़ा लो, एक आर ई छुड़ा के, आर ई क्यूब था, आर ई स्क्वायर करो, आर ई यहाँ नीचे कर दो। ये क्या चीज लिखा है भाई? देखो ध्यान से, इधर बगल में लिखा हुआ है, जी कंपेरिजन चाहिए ना हमें, तो ये क्या लिखा हुआ है? तो जी डैश जो होगा वो जी होगा, कम होगा ज्यादा होगा? ये फैक्टर एक से बड़ा है कि एक से छोटा है? एक चीज होता है। तो अगर इसको कॉमन लोगे तो इस तरह से लिख सकते हो तुम, 1 - d/r/e, या अगर कहीं रेडियस दिया है r, मतलब अर्थ नहीं होता तो रेडियस आर लिखते हैं। बस आई बात समझ में? तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? कर रहा है। घट रहा है, समझ में आई? ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आपको डायरेक्ट बोलेगा डी डिस्टेंस नीचे, एक टनल मारेगा, डी डिस्टेंस नीचे जाएगा, बोलेगा बताओ वहां पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो वहां पे जी लिखेंगे कि जी डैश लिखना होगा फिर वहां पे फोर्स के लिए? कोई मास होगा तो वहां पे जी डैश लिखेंगे ना। याद है कुछ टनल वाला प्रॉब्लम करा था हम लोगों ने कुछ? यहाँ टनल वाले प्रॉब्लम बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं? यहीं से तो बनते हैं। अरे रिलेट कराया था, याद है कुछ? अरे बोलो यार। यस Yes, सर Yes, sir. ये तो बात हो गई भाई सरफेस, सरफेस सरफेस ऑफ अर्थ, डेप्थ की बात होगी। अब किसकी बात करेंगे? हाइट। तो ये सब याद रखना कहाँ से मेजर किया जाता है। हाइट हमेशा अर्थ की सरफेस से मेजर किया जाता है। एट अ हाइट, एट अ हाइट, ऐसे लिखो, एट अ, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन ये तो, एट अ हाइट एच फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये कहाँ से लेते हैं? सरफेस से। नहीं भी लिखा हो तो पता होना चाहिए। अच्छा मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा और नीचे बनाता हूँ ताकि ऊपर बन नहीं पाएगा। ठीक है चलो देखो यहाँ पे, तो अगर मैं अर्थ सरफेस लूँ, छोटा बनाता हूँ, ठीक है, इससे किसी हाइट पे, अब देखो यहाँ से कई तरीके डिफाइन करने का। ये तो भाई रेडियस हो गई किसकी? इसकी आर ई, इसका मास एम ई, और बोलो कितने हाइट पे चाहिए भाई? अर्थ से एच हाइट पर हमें बताओ क्या होगा जी डैश इन टर्म्स ऑफ जी। बोलो आई बात समझ? यहाँ पे सरफेस पे ये जी है, इसलिए मैं बार बार यहाँ दिखा रहा हूँ, सरफेस पे ये जी है, लेकिन यहाँ पे कुछ जी होगा कि जी डैश होगा? जी डैश और वही जी डैश हमें निकालना है। बोलो डायरेक्शन हमेशा अंदर ही होता है, इसका डायरेक्शन किधर होगा भाई? ये भी अंदर ही होगा, तो माइनस साइन, डायरेक्शन हमेशा नीचे ही होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। बोलो जी डैश जरा निकालेंगे हाइट एच सरफेस से, या तो आप कहो कि इससे हाइट क्या होता है? अगर हम डायरेक्ट फार्मूला बोले तो ये पॉइंट पे हमें क्या निकालना है भाई? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, तो यहाँ फोर्स निकाल लो या अर्थ की इंटेंसिटी निकाल लो, वही बात है। अरे बोलो, तो ये पॉइंट हमारा अर्थ के अंदर है या अर्थ के बाहर है? बाहर आठ बाहर के है। बाद कहाँ से लेते हैं डिस्टेंस जब डिफाइन करते हैं सॉलिड में? Center. सेंटर से लेते हैं ना। ये डिस्टेंस क्या बोलते हैं भाई वहां पे? आर Small. बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो बोलो क्या लिखा जाए वहां पर? ग्रेविटेशनल फील्ड तो मैंने माना जी डैश है, तो जी डैश जो भी होगा वो लिखने आना चाहिए। बोलो बाहर वाला पॉइंट के लिए ये पूरा स्फीयर का मास सेंटर पे एज्यूम करते हैं। बोलो जी टाइम्स जी एम, एम डायरेक्शन हम ऑलरेडी दिखा दिए, माइनस नहीं लिख रहे हैं इसलिए। जी एम ई अपॉन क्या होता है भाई? आर स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में? और यस आर स्क्वायर की जगह है क्या ये चीज? आर एक्चुअली है आर एच प्लस आर ई। +6 ठीक है, एच प्लस आर ई तो है आर, तो ये वैल्यू रखो जरा। तो यहाँ से मैं यहीं पे लिख देता हूँ यार, जी टाइम्स मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। और जरा इसमें से आर ई कॉमन ले लीजिए, क्योंकि मुझे जी के टर्म्स में लाना है। तो जी कितना है भाई? आर ई कॉमन ले लो तो क्या बनेगा? आर ई, तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर बाहर आ जाएगा। बोलो भाई, अरे हाँ या ना? Yes, sir. और बनेगा क्या? 1 अपॉन, बोलो 1 + 1 + एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। और ये चीज क्या चीज है देखो ध्यान से, ये तो अपना दिख रहा है ना सभी को? ये तो अपना क्या कौन सी है? ज्यादा होगा? जी है। ये क्या है अपना? जी है। तो जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी अपॉन 1 + एच अपॉन आर ई। अभी खत्म नहीं हुआ, समझ में आई बात? Yes, क्लियर sir. है? इस तरह से लिख लेंगे। ये तो अर्थ के सरफेस से ऊपर कितना फील्ड, सोचो आर एच की वैल्यू
बढ़ रही है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ेगा, अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल Yes, जी की sir. वैल्यू घटेगी ना ऊपर जाने पर भी। Yes, sir. एक फॉर्मूला है, इसमें एक शॉर्टकट भी यूज Yes, करते sir. हैं, रीजन है कि बहुत ज्यादा हाइट पे ना ले जाए तो हम अप्रोक्सीमेशन खेल सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन भी यूज करता है, ठीक है, जब एच की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी ना हो। देखो ये समझ में आया, पहली बात क्लियर है। Yes, इस sir. वाले केस की फिर से बात कर रहा हूं मैं, जब एच की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो तो बार बार ये फार्मूला नहीं रखेंगे, मतलब एच इसके रिस्पेक्ट में छोटा हो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं कि व्हेन एच इज लेस देन आर ई, और कितना एग्जैक्टली कम होता है तो समझ लो एच अप्रोक्सीमेटली, एच को मीटर में लेते हैं ना, चलो खैर पहले निकाल लेते हैं फार्मूला। इस फार्मूले का भी यूज पड़ता है कभी कभी, कब पड़ता है रीजन, तो बाइनोमियल लगा देंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन कब लगता है भाई, जब एच अपॉन आर ई क्या हो, छोटा हो, नीचे लोगे तो एक से छोटा हो, तभी लगाएंगे ना बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो पहले लिख लो इसको बढ़िया से, जी डैश इज इक्वल टू जी, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई स्क्वायर था तो यह -2 आ जाएगा। बोलो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बोलता है भाई, 1 प्लस, अगर x छोटा है इससे तो इसके पावर n को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन। Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पे भी अप्रोक्सीमेशन लगाने, लेकिन समझ लो कि h बहुत छोटा है इसके रिस्पेक्ट में, यानी ये रेशियो बहुत छोटी है 1 से, मतलब h बहुत छोटा है, तो क्या लिखेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस, सीधे सीधे माइनस, यहाँ पे माइनस साइन के साथ था तो n, यहाँ पे सीधे सीधे ये वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर है। जहाँ Yes, h sir. क्या होता है याद रखना, h Yes, सरफेस sir. से लेते हैं, h सरफेस से लेते हैं, और ये वैल्यू तब लगता है, मैं बता देता हूँ इसकी वैल्यू। कभी कभी पूछेगा बताओ जी में चेंज आ रहा है कुछ, यानी डेल्टा जी अपॉन जी लगभग लगभग ये 15% तक ट्रू है, तो हम शॉर्ट ये वाला फॉर्मूला ले सकते हैं अप्रोक्सीमेशन। देखो इसका रेंज होता है ना, कहाँ तक ये अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे। बोले अगर जी, मतलब सोचो एच की वैल्यू 100 किलोमीटर है और आर ई कितना है भाई, 6400 किलोमीटर है, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। बाइनोमियल वैसे भी समझो कि 5% से कम होता है, ये एक्स क्या होता है लगभग 5% होता है, इससे ज्यादा होगा तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं लगा सकते हैं। तो अगर एच को निकालोगे इसका 5% तो लगभग लगभग 500 किलोमीटर तक आप लगा सकते हैं। जब एच की वैल्यू 500 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस हो तो ये शॉर्टकट फार्मूला इससे कम हो या बराबर, कम कम ही ले लो, कम या बराबर हो इसके तक, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और जब जी में वेरिएशन, मतलब डेल्टा जी बोले तो जी इफेक्टिव और इसके बीच का डिफरेंस 15% के अप्रोक्सीमेटली हो तो आप ये, या इससे कम हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो अप्रोक्सीमेशन। अदरवाइज ओरिजिनल प्रॉब्लम्स, ओरिजिनल फॉर्मूलेशन ये से जाइए, इस फार्मूले से जाइए, ठीक है, ये तो हमेशा वैलिड है, लेकिन ये वैलिड तब है, समझ में आई बात, ये वैलिड तब है जब ये 500 किलोमीटर से हाइट कम हो, तो आप इस फार्मूले को लगा के जी डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, सेम आएगा, ओरिजिनल में भी रखोगे सेम आएगा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, स्क्वायर स्क्वायर बनने लग जाएगा, ठीक है। वो पूछ ले कि जी में वेरिएशन 10% हो रहा है तो निकालो, हालत खराब हो जाएगा, इसका एच का क्वाड्रेटिक बनेगा। अरे समझ में आई बात, Yes, sir. इसीलिए ये फार्मूला यूज करते हैं, ठीक, ठीक है। वेरिएशन मैंने बता दिया कब तक, ये लिमिट है इसका, हमेशा नहीं हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि जी 50% चेंज हो रहा है तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे, जी में वेरिएशन 50% चेंज हो रहा है, यानी कि जी से जी डिवाइड 2 हो रहा है जी डैश, तो ये यूज करने से आएगा क्या, नहीं आएगा। तो आप सीधे सीधे ओरिजिनल फॉर्म यूज करिए, ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म जो हमने बताया। ये तो अप्रोक्सीमेशन है, तो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्म हमेशा सही नहीं है, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म यूज करिए, ठीक है। अगर जी बोलेगा 10% वेरिएशन है, मतलब जी ऐसा समझो, जी था, जी से जी डैश 0.9 टाइम्स जी हो गया, मतलब 90% हो गया, तो कितना परसेंट वेरिएशन हुआ, वेरिएशन कितना हुआ भाई, कितना परसेंट वेरिएशन हुआ, 30%. जी डैश माइनस ये जी डैश है ना, तो यार 0.1%, मतलब 0.1 यानी 10% वेरिएशन, तो क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, बोलो,
नीचे लिख ही लो यार, एक दो क्वेश्चन लिख लो। लिखो फाइंड हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस where g decreased by 10%। चलो निकालो किस साइड पर g डिक्रीज होगा 10% से। कौन सा यूज करोगे फार्मूला? डिक्रीज बाय 10% मतलब 10% से कम हो गया। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? लगा लोगे ना? हाँ सर। Yes, sir. लगाओ उसको। एच की वैल्यू लाना है। जी 10% तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 0.9 टाइम्स जी। Yes. Yes, sir. कितना आ जाएगा? अदरवाइज मेन फार्मूला यूज करेंगे। अगर जी में वेरिएशन ज्यादा दे दिया 30%, 40%, 15% से ज्यादा, तो आप सीधे सीधे मेन फार्मूला यूज करिए। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? Yes, sir. चलो आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. कितना आ रहा है आंसर तो बता दो। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो। आंसर इसका आया कुछ? आरी के टर्म्स में, आरी के टर्म्स में, आरी के टर्म्स में। आरी की वैल्यू नहीं रखनी आपको, आरी के टर्म्स में रखना है। .05 R. 0.05 R. 0.05 आर। 10% वेरिएशन के लिए 0.05 आर। अच्छा हाँ ठीक ठीक, मैं सोच 0.5 आर। ठीक है, मतलब समझो कितना? 5% आ रही, मतलब सिंपल सी बात है 5% मतलब 5/100 इंटू आर ई मतलब 6400। ऐसे रखो, 0 0 कैंसिल। कितना किलोमीटर हुआ भाई? देखो 500 किलोमीटर से कम है। आप देख सकते हो। कितने किलोमीटर हुआ? 320 हाँ 320, 320 500 किलोमीटर से कम है। देखो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? या डायरेक्ट हाइट दे दे, बताइए जी की वैल्यू कितनी होगी एट 300 किलोमीटर हाइट पर अर्थ सरफेस से। तो आप डायरेक्ट फार्मूला ये रखोगे कि ओरिजिनल रखोगे? 300 किलोमीटर पे पूछे जी का वैल्यू, इसीलिए वो बोला था जी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता, ऊपर जाने से घटता है। ठीक है, अरे उस दिन बता रहा था ना मैंने प्रोजेक्टाइल का केस लेके। Yes, sir. सबका आया ना ये वैल्यू? Yes, यस sir. सर। कितना आ रहा है? 0.05 आर ई आ रहा है एच, इतना। यानी आर ई बाई 20, आर ई बाई 20 हाइट पर जाओगे तो 10% का वेरिएशन तुम्हें मिल जाएगा। बोलो, लिखो एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो फाइंड द रिलेशन बिटवीन डी एंड एच, या ऐसे बोलो, ऐसे लिखो। हाँ ऐसे लिख लो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन डी एंड एच। डी मतलब डेप्थ और एच मतलब हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। फाइंड द रिलेशन बिटवीन डी एंड एच such that the gravitational field at height h and depth d and at depth d is same। बोला है फाइंड द रिलेशन बिटवीन h and d such that the gravitational field at height h and depth d and
एट अ डेप्थ डी, एट अ डेप्थ डी इज सेम, मतलब कितनी हाइट पर और कितने डेप्थ पर, भाई घट रहा है ना। और यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में, अज्यूम एच एंड डी आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। assume h and d are very small as compared to radius of earth। बोलो अप्रोक्सीमेशन वाला फार्मूला हाइट के लिए लगाओगे, डेप्थ के लिए तो एक ही फार्मूला है यार। 2 is equal अगर to दोनों D. जगह पे क्या हो, डेप्थ पे और हाइट पे सेम हो, तो सीधे सीधे क्या लगा देंगे भाई, जी डैश की वैल्यू डेप्थ की बात करेंगे डी के टर्म्स में, और जी डैश की वैल्यू बोला है सेम आए मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, सेम आए हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। और डी एंड आर बोला, डी एंड एच बोला बहुत छोटे हैं एज कंपेयर टू आर, तो बोलो इसका तो एक फार्मूला है यार, इसमें तो कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, जी टाइम्स 1 माइनस डी अपॉन आर, ये तो सीधे सीधे लगा दो। लेकिन अगर ये छोटा दिया है तो आप डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, ये पूछा हुआ सवाल है जेईई में। बोलो ये पूछा हुआ सवाल है, बोलो क्लियर है, जी जी कैंसिल हो जाएगा, तो डी का वैल्यू देखो कंपेयर कर लो यहीं से या फिर सॉल्व करके Yes, निकालो। sir. ठीक, ये आया, क्लियर है। यानी कि देखो किस में तेजी से घट रहा है, तेजी से घट रहा है, डेप्थ में तेजी से घट रहा है या हाइट पे जाने पे तेजी से घट रहा है। सोचो 2h पे जो 2h पे जो g का वैल्यू होगा वो d चलने पर ही नीचे आ जाएगा, तो ऑब्वियसली बात नीचे जाने पर तेजी से घट रहा है ना, Yes, sir. Yes, sir. हाइट पे जाने पे तेजी से घट रहा है, Depth. डेप्थ जाने पर। क्लियर है, हाँ या ना। Yes. Yes, sir. टनल प्रॉब्लम हम लोगों ने कहीं किया है शायद, टनल प्रॉब्लम याद है, Yes, sir. कर लोगे यहाँ से, मैं करवा नहीं रहा हूँ, वहां से उठाना, बस वैल्यू ऑफ ग्रेविटी लगाइएगा, वहां मास लिखिएगा। कहाँ किए थे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद है, Yes, sir. Yes, sir. तो वहां से आप उठा के लगा दीजिएगा सब कुछ, बिल्कुल वही है टनल प्रॉब्लम। ठीक, टाइम पीरियड कहीं भी टनल हो, टाइम पीरियड कितना आता था भाई, √2 टाइम्स आर ई बाई जी, या जी अपॉन आर ई, ठीक है, क्लियर है। कहीं भी हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द, ये होता था इररिस्पेक्टिव ऑफ द टनल पोजीशन, चाहे टनल कोई कॉर्ड में ही बना हो, लेकिन हमेशा टाइम पीरियड उतना ही रहता था। रीजन था, समझ में आया बात, क्लियर है, वहां करवाया था मैंने, बोलो भाई यस और नो। Yes, sir. अच्छा कभी क्वेश्चन दे दे, ऐसा क्वेश्चन दे दे भाई, वर्क एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड, देखो अगर मान लो कोई मास हम यहाँ से एम ए है, समझो ए पॉइंट है, और कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड है किसी का भी ग्रेविटेशनल फील्ड है यहाँ पे, दिखता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड कोई दे रखा है किसी का भी हो, ठीक है, और एक मास को मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके जा रहा हूँ, क्या ये पाथ पे डिपेंड करता है, नहीं कटा. पाथ पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर मैं मास m1 को इस पाथ पे लेके जाऊं, चाहे ऐसे लेके जाऊं चाहे ऐसे लेके आऊं, बिल्कुल चाहे ऐसे लेके आऊं, हमें किस बात पे पता होना चाहिए भाई, हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए वी, सिर्फ इन्हीं बातों पे डिपेंड करता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल होना चाहिए वी बी। तो वर्क डन अगर एक्सटर्नल को बोले कितना करना पड़ेगा भाई, क्यू इंटू वी होता था, यहाँ पे मास इंटू वी होगा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही तो करते थे। आई बात समझ में, अरे हाँ या ना। Yes, sir. अरे वो फंक्शन दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड का, तो आपको पोटेंशियल निकालने आना चाहिए दोनों पॉइंट से, बोलेगा एक मास को यहाँ से वहां ले गए तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ऐसे वी फाइनल वर्क एक्सटर्नल क्या होता था, मास इनटू डेल्टा वी, मतलब वी फाइनल, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनिशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखेंगे यहाँ पे,
अच्छा, अब वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब फील्ड के द्वारा भी वर्क पूछ सकता था, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा वर्क पूछे तो क्या होगा, जहां प्लस है वहां माइनस, तो माइनस वर्क एक्सटर्नल। अरे हाँ या ना, क्लियर Yes, है? sir. तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। आई बात समझ में? ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण वर्क डन, ये लिख दे दो, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। बिल्कुल। अरे ये सब समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक है। वर्क डन अगर निकालना हो लिख लेना, वहीं पे हेडिंग डाल लेना, वर्क डन ड्यू टू, अच्छा वर्क डन ऐसे लिख लो, इन ग्रेविटेशनल फील्ड। सिंपल सी बात है, कुछ भी पूछ लेगा। अगर इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे भाई तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। बोलो आई बात समझ में? चलिए क्लियर है यहाँ तक? तो वेरिएशन हमने किसके कारण देख लिया, Height. हाइट के कारण वेरिएशन देख लिया। और भी आता है भाई, अब क्या बोला गया था एक आपको, दूसरा वेरिएशन। चलो यहाँ पे हम दिखा देते हैं, इस पे ही शीट पे ही दिखा देते हैं, जल्दी हो जाएगा। दूसरा वेरिएशन भाई इसके लोकेशन के कारण और इसके क्या बोला गया, रोटेशन के भी कारण होता है। चलो देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है सभी को शीट? देखो ये ड्यू टू हाइट दिख लिया हम लोगों ने, Yes, sir. ड्यू टू हाइट हम लोगों ने देख लिया, बस वो कुछ नहीं कंपेयर किया है, आपको जैसे मन करे वैसे कर लो। ठीक, दूसरी बात, एक मिनट यार, ये क्वेश्चन, Rotation. अब इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आप। देखो डेप्थ के कारण देख लिया हमने, रो के टर्म्स में पूछ लेगा एरर इन वेटिंग और ये सब पूछ लेगा। आपको पता है कि यहाँ वेट करोगे अलग होगा, हाइट पे ले जाओगे वेट करोगे अलग होगी, क्योंकि जी की वैल्यू बदल जाती है। ठीक है भाई, मैं H1 हाइट पे मेजर करूंगा तो कुछ अलग वेट बताएगा, वेट मास सेम रहेगा। क्लियर? क्योंकि जी का वैल्यू बदल जाएगा। वेट क्या होता है भाई, m इंटू जी, और जहां मेजर करोगे वहां का जी ना। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो इस Yes, तरह sir. से आप वो एरर वरर क्वेश्चन लगा लेना। और बाकी ये देखो, ये प्रूफ कर दिया था मैंने, वैसे ही यहाँ पे लंबा चौड़ा प्रूफ किया हुआ है। खैर ये देखो, एट विच डेप्थ ऑफ अर्थ सरफेस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज बाई 1%। अच्छा देखिए, ये बहुत छोटा डिक्रीज जब होता है तो हम अप्रोक्सीमेशनली लगा सकते हैं, याद करो 5% से कम। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? कुछ Yes, पॉइंट है sir. यहाँ पे, ये पॉइंट पढ़ लेना, नोट करके ये पॉइंट पढ़ लेना। इफ डेंसिटी ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, अगर ग्रेविटेशन फील्ड देना हो इस तरह से देंगे, रो इज कांस्टेंट तो इस तरह से देंगे भाई। परसेंटेज एरर अप टू 5%, देखो यहाँ वेरिएशन लिखा हुआ है। एरर फॉर्म कब तक लगा सकते हैं, जब बहुत ज्यादा चेंज ना हो। देखो 5%. तो आप लगा के रेडियस वेडियस में चेंज कर दिया, बोले ग्रेविटेशन में कितना चेंज होगा। देखो ये एरर फॉर्म बनाने आना चाहिए, जो जो कांस्टेंट है छोड़ दो, बाकी निकालने आना चाहिए। तो वही चीज पूछा है कि 1% डिक्रीज कर दे रेडियस तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी बढ़ जाएगी। ये सब क्वेश्चन एरर के हैं बेसिकली। आई बात में, कोई फार्मूले में एरर लगा सकते हो ना। Yes, तो sir. 5% से कम है तो आप डायरेक्ट डिफरेंट एरर फॉर्म लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। चलो लेकिन याद रखना ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 5%। ठीक है, 20% पे एरर फॉर्म मत लगाने लग जाना, आंसर आंसर गलत हो जाएंगे सब। चलो हाँ, sir. क्लियर है? अब अर्थ के शेप के कारण भाई ये भी वेरिएशन होता है। अब देखो इक्वेटर, अब पहले बताया हमें चपटा होता है कहाँ पर, ये पोल के पास, पोल के पास चपटा होता है। और आपने ग्रेविटेशन फील्ड में देखा अंदर क्या होता है, GM/r²। हाँ या ना? तो भाई अगर मैं देखूं तो लगभग 20-22 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। पोल के रेडियस, ये पोल का रेडियस है, अर्थ इस शेप का नहीं होता परफेक्ट, ये ज्यादा होता है, यानी कि इक्वेटर वाला ज्यादा होता है पोल से। कितना ज्यादा होता है, ये लगभग 21 किलोमीटर के आसपास, 21 से 22 किलोमीटर, कहीं के अलग अलग 30 किलोमीटर मान लो मैक्सिमम। बट अगर आप जी देखो तो जी होता क्या है, जी एम सरफेस पे, GM/r²। और अगर आर की वैल्यू बदलोगे, बोलो आर पी छोटा है तो यार जी की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी ना पोल पे। Yes, sir. भाई आरपी अगर मैं बोलूँ आर ई बड़ा है आरपी से, तो ऑब्वियस सी बात है जी पोल पे बड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है भाई कहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, आंसर
पोल पे। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक, कितना ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा नहीं होता, 20-22 किलोमीटर फर्क, 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, चेक कर सकते हो वैल्यू रख के दोनों के बीच का डिफरेंस। अच्छा, अब ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ये भी बताया था मैंने। एक तो भाई हाइट, डेप्थ और इसके कारण हो गया, एक रोटेशन के कारण हो गया, अर्थ के शेप के कारण होगा, रोटेशन के कारण देखते हैं। तो रोटेशन के कारण आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अर्थ के रोटेशन, अर्थ घूम रहा होता है, बहुत तेज घूमता है, बहुत धीरे घूमता है अपने अर्थ सरफेस पे। धीरे। अर्थ का ओमेगा निकाल सकते हैं, अर्थ का ओमेगा। ओमेगा क्या होता है भाई? ओमेगा ऑफ अर्थ किससे स्पिन कर रहा है? बोलो, किस Twice per week. घूम रहा है ओमेगा, किस से चक्कर लगा रहा है ये? 24 घंटे में एक बार घूमता है, तो 2 पाई/t 24 घंटा, 24, और 1 घंटे में 60 मिनट और उसमें 60 सेकंड। बोलो, बहुत बड़ा कि बहुत छोटा ये वैल्यू? छोटा. इतना रेडियन पर सेकेंड। अगर बहुत तेज घूमता तो हम लोग यहाँ सरफेस पर रह नहीं पाते, तुरंत निपट जाते। ये आई बात समझ में? तुरंत चले जाते। Yes, sir. क्लियर है? तो देखो, ये लेमडा डिफाइन किया है इक्वेटर से एंगल, इसे बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एंगल, ठीक है, लैटिट्यूड एंगल। लैटिट्यूड कैसे दिखाते हैं? इस तरह से। तो लेमडा, यहाँ पे लेमडा देता है थीटा, जैसे मन करे। लेमडा लैटिट्यूड एंगल है, और कोई मान लो यहाँ पे पॉइंट, मतलब कोई मास है यहाँ पे m, और इस पे हमें देखना है इफेक्ट इसका, जी इफेक्टिव अलग होगा, क्योंकि रोटेशन भी कंपेयर करेंगे। और ये रोटेट कर रहा होगा, तो कौन सी सर्कल के रोटेट कर रहा होगा भाई? इसके अबाउट रोटेट कर रहा होगा, हाँ या ना? अगर Yes, ये sir. घूम रहा है ना, इस तरह से घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, तो रोटेट ये पॉइंट किसके अबाउट कर रहा होगा भाई? इसी के अबाउट कर रहा होगा, इसकी रेडियस होगी। और आपको पता है ये रेडियस आर है और ये एंगल अल्फा है, तो आर को क्या लिखोगे? आर कॉस अल्फा। आर कॉस अल्फा कह रहा हूँ, कॉस लेमडा। अरे बोलो, ये ले, रेडियस आर, एंगल ये, और ये घूम रहा है, तो भाई सीधे सीधे इस पे क्या लगाओगे? एम आर ओमेगा स्क्वायर, अरे एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहीं पे बैठ के देख रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल लगा दो भाई, सूडो फोर्स। आई बात समझ में? यस सर। ऐसी चीज है, समझना यहाँ पे। ये घूम रहा है यहाँ पे, ऐसे छोड़ो, सूडो नहीं लगाना, तो ऐसे छोड़ो आप। ठीक है, यहाँ से घूम रहा है किसी पॉइंट पे, मान लो यहाँ से कोई, अब इन जनरल किसी पॉइंट पे भी निकाल सकते हो। मान लो लेमडा ऊपर गया अपने एटीट्यूड पे, यहाँ पे कोई बैठा हुआ बंदा, कितना एंगल है भाई लैटिट्यूड का उसका? आप अर्थ के रिस्पेक्ट में बता सकते हो, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में ये एंगल लेमडा है। और लेमडा, और ये घूम रहा है, अगर अर्थ घूम रहा है ओमेगा से, तो ये भी घूम रहा है ना, इस रेडियस पे घूम रहा है। तो इसका फोर्स किधर लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल। अगर मैं यहीं पे बैठ जाऊं, यहीं पे बैठ जाऊं, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर को वैल्यू हमको पता है आर का, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। क्लियर? अच्छा, Yes, और sir. कौन सा फोर्स लग रहा है भाई इस पे? एमजी फोर्स किधर लगेगा, नीचे कि अंदर? Along center. ये एम जी डैश होगा, जी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जी डैश फील्ड होगा ना। ये बोलो भाई, Yes, sir. तो ये एम जी डैश होगा, आप समझो। इस तरह से मैं बना देता हूँ एफबीडी, कि इस पर एक फोर्स यहाँ पे है, इस पर एक फोर्स यहाँ पे है, ये एम जी डैश है। बोलो, आई बात समझ में? अगर ये एंगल लेमडा है, तो ये एंगल भी लेमडा होगा। बोलो, क्लियर है? अच्छा mg होगा ना. एम जी क्यों होगा? नहीं, जी डैश निकालना है, नेट नेट, हाँ नेट निकालना है। तो अभी हम जी के टर्म्स मानना है सरफेस पे, लेकिन रोटेशन का इफेक्ट भी लेंगे ना, ठीक ठीक। तो अगर रोटेशन का इफेक्ट लेंगे, तो फिर जी डैश के बराबर करेंगे एक्सेलरेशन। बोलो, अभी एम जी होगा ना, मान लो सरफेस पे, और रोटेशन का इफेक्ट तो अभी लिया नहीं, रोटेशन अलग से है। बोलो, एम आर ओमेगा स्क्वायर, भाई एम वी स्क्वायर बोलिए, या यहाँ पे ओमेगा से घूम रहा है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। मैं रोटेट ओमेगा से कर रहा है ना, ओमेगा नहीं जानते हैं हम, ओमेगा तो जानते हैं हम। तो अगर मुझे लिखना है नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, तो क्या लिखोगे? mg minus. बोलो, एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस ऑफ लेम्डा। Yes. बोलो, आई बात समझ में? और आर की वैल्यू आप रखिएगा, आर कॉस। तो जब इसको निकालोगे, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना आएगा, उससे क्या लिखोगे? बोलो, आई बात समझ में? ये सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. नेट फोर्स, बाकी लोग कहाँ है भाई? एफ नेट टुवर्ड्स द सेंटर कितना आएगा? बोलो, एम जी माइनस
एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ लेमडा, और Yes, आर sir. की वैल्यू अगर रखोगे तो फिर आर कॉस लेमडा रखोगे, और ये एम अगर मान लो एक्सीलरेशन कुछ भी हो जी डैश, तो एम इंटू फोर्स क्या लिखते हैं भाई, फोर्स इंटू एक्सीलरेशन में मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन, और उसे ही तो हमने जी डैश माना है, वही तो चेंज हो रहा है इफेक्टिव, और ये हो जाएगा एम जी माइनस, और आर की वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर लेमडा, एक और आ जाएगा एम एम कैंसिल, बोलो जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू कॉस स्क्वायर लेमडा, हाँ या ना, चलो आई बात समझ में। Yes, sir. तो ये वैल्यू देखो, अगर लेमडा जीरो हो, लेमडा जीरो मतलब इक्वेटर की बात करेंगे ना, सोचो लेमडा जीरो मतलब कहाँ पॉइंट होगा, यहाँ पे होगा वो पॉइंट, यानी इक्वेटर Yes, पे sir. होगा, हाँ या ना, और इक्वेटर पे बंदा होगा तो लेमडा जीरो रखो यानी कॉस जीरो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इक्वेटर पे, बोलो ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी, लेमडा जीरो लेटीट्यूड एंगल, G minus omega टी square. माइनस आर में इसका इफेक्ट लेना पड़ेगा ना, तो घट जाएगी कुछ ना कुछ वैल्यू, और बहुत ज्यादा नहीं घटती है, वो इतना घटता है, डिफरेंस इतना होता है इक्वेटर और इस पे पोल पे। अच्छा पोल के लिए क्या लोगोगे लेमडा, 90. भाई पोल का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, सोचो यहीं पे बैठा है और यहीं पे रोटेट कर रहा है, तो उस पे कोई रोटेशन का इफेक्ट आएगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बंदा पोल पे हो और ये घूम रहा है No, तो sir. इस पर कोई रोटेशन का इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा, और आप यहाँ पे रख के भी देख लो, कॉस लेमडा रखोगे तो ये जीपी वैल्यू जी के बराबर होती है, तो यानी जी पोल पे हमेशा बड़ा होता है, अभी बताया पोल पे एक तो इफेक्ट के कारण भी बड़ा है, और एक तो इसके के भी कारण बड़ा है, तो दोनों के कारण नेट पोल पे जो होता है 0.3 प्लस 0.02, तो पोल पे जी की वैल्यू 0.05 से बड़ा होता है, मतलब इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, यार रोटेशन के कारण 0.003 और इसके कारण 0.02, आई बात समझ में, बोलो क्लियर है, Yes, sir. देख लो ड्यू टू शेप और ड्यू टू यहाँ पे रोटेशन। अच्छा कभी कभी पूछता है, सुनना समझना यहाँ पे, कभी कभी ये पूछता है भाई कि अर्थ कितना तेज रोटेट करे कि जी इफेक्टिव अर्थ पे जीरो हो जाए, यानी कि अर्थ पे ऐसा सुन लो, ये सवाल पूछ चुका है कि अर्थ बताओ कैसे रोटेट करे, नहीं बताओ अर्थ का रोटेशन स्पीड क्या होना चाहिए, अर्थ का रोटेशन स्पीड क्या होना चाहिए कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर ही ना एग्जिस्ट करे, अर्थ पे एटमॉस्फेयर क्यों एग्जिस्ट करता है भाई, ड्यू टू ग्रेविटी, Yes, sir. यानी ग्रेविटी ही ना हो, और ग्रेविटी ना हो मतलब जी इफेक्टिव जीरो, तो रोटेशन स्पीड निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, Yes, sir. कभी कभी ये भी Sir. सवाल पूछ लेता है, देखो यहाँ से, इफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज सडनली स्टॉप, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंक्रीज एट ऑल द प्लेसेस एक्सेप्ट द पोल, बात सही है, अगर ये अचानक से रुक जाए, अर्थ अचानक से रुक जाए मतलब ओमेगा जीरो, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भाई पोल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सब जगह पे बढ़ जाएगी, बाकी जगहों पे भाई ओमेगा जीरो कर दो घटेगा नहीं ना, अरे आई बात समझ में, Yes, sir. क्लियर है, बाकी लोग कहाँ हैं भाई बोलो, Yes, sir. Yes, sir. ये सब क्लियर है, हाँ या ना, मॉड्यूल में था इसे बता दिया जल्दी से, Yes, sir. क्लियर, चलो तो इतने इफेक्ट होते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से अपन लोग इसके आगे कुछ कैविटी के प्रॉब्लम अभी भी छूटा हुआ है, खैर कैविटी के एक दो प्रॉब्लम मैं लिख देता हूँ, ट्राई करिएगा, मतलब पोटेंशियल लिखना और ये सब लिखने आना चाहिए, बता दूं इसको हटा दूं, Yes, sir. बाकी नेक्स्ट क्लास से अपन लोग एनर्जी कंजर्वेशन, ऑर्बिटल स्पीड ये सब पढ़ेंगे, ठीक, चलिए खैर, यहाँ से समझ में आए तो आपको यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम दे ही देता हूँ, चलो कैविटी वाला ट्राई करना, दो प्रॉब्लम लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में यही से डिस्कस करेंगे अपन लोग, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आ जाओ, दिख रहा है सभी को, ऐसे समझो रेडियस स्फीयर ए, ठीक है, r/2 की कैविटी कट कर ली गई, ठीक, क्लियर है भाई, ये सेंटर होगा बड़े वाले का, और ये समझिए भरा हुआ है, इसका टोटल मास पहले जब कैविटी नहीं कट करी थी टोटल मास m था, ठीक है, रेडियस कितनी थी, रेडियस r थी, कैविटी r ही कह रहे हैं, r सिर्फ r था, रेडियस r था, ठीक है भाई,
आर देने की जरूरत नहीं है, खैर अब समझ जाओगे इधर का जब कट किया हमने। सेंटर सोचो इसका ये है सेंटर, ये O1 है, O2 है, इसकी जो रेडियस है r/2 है, तो आप समझ ही जाओगे इसका रेडियस r रहा होगा। ठीक है भाई, और ये कैविटी है आपका। ठीक है, तो निगेटिव मास वाला कॉन्सेप्ट याद रहेगा। Yes, sir. या यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे मैं r/4 डिस्टेंस पे, ऐसे समझो r/4 डिस्टेंस पे इसके सेंटर से एक छोटा सा मास, पॉइंट मास मैंने रख दिया m। आपको m पे फोर्स बताना, r/4 ज्यादा नहीं, r/4 की जगह r/2 ले लो, चलो थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, r/2 ले लीजिए। r/2 डिस्टेंस पे मैंने क्या कर दिया, इस सेंटर से इस साइड में, बोलो एक मास रख दिया, तो आपको बताना फोर्स ऑन मास m स्मॉल m, और टोटल मास दे रखा है कितना है, टोटल मास दे रखा है कितना है भाई, कैपिटल M इसका टोटल मास जब कट करने से पहले। ठीक है, ऑप्शन भी दे दूं मैं, टोटल फोर्स बताना है इसमें। सब निकालना है आपको, मतलब ऑप्शन दे रखा है, कितना फोर्स लगेगा निकाल लीजिएगा। ठीक, एक और दे दूं, सर वो टोटल मास कैविटी को निकालने के बाद दिया है क्या? एम हाँ ये टोटल कैपिटल मास, एम। टोटल मास पहले का था, ये स्फीयर है समझ लो, ये मैं बता देता हूँ, ये स्फीयर ऑफ मास m था इनिशियली। अब समझ में आया, क्लैरिटी। यस सर। ठीक, कैविटी कट कर लिया गया r/2 रेडियस का, हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, एक और दे दूं यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक ऐसा सवाल दे देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बढ़िया सवाल, थोड़ा सा आपको मैकेनिक्स इसमें इन्वॉल्व करेगा। दो बॉल हैं, ऐसे समझो, जो स्फेरिकल बॉल है, इनकी रेडियस दे रखी है और इनके बीच का गैप जो है सेंटर का, सेंटर टू सेंटर दूरी 12 r दे रखी है। बोलो क्लियर, इनके बीच कोई फोर्स नहीं लगेगा भाई, इनको छोड़ेंगे तो क्या करेगा, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है। लिख देता हूं मैं, ओनली दे हैव ओनली देयर इज ऐसे लिखो, ओनली म्यूचुअल, ऐसे लिखो, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन देम। तो भाई अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है और इनको छोड़ दिया जाए तो ये क्या करेंगे, आपस में आके कहीं ना कहीं लड़ेंगे। Yes, sir. देन फाइंड डिस्टेंस traveled by the smaller mass during collision। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया भाई, ये यहाँ से ये क्वेश्चन है। ठीक, यस सर। छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं लड़ेगा ना स्पीड के कारण। क्लियर हो जाएगा, तो ये दोनों लड़ेंगे, तो आपको बताना है कि दोनों में से छोटा मास कितना चला है कोलिजन करने समय। ठीक, चलिए ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन लोग बात करेंगे इसके आगे। Yes, sir. क्लियर है, अब ये क्वेश्चन आपका सेंटर ऑफ मास से बनेगा, पहले बता रहा हूँ ये चीज, हिंट हाँ दे सर। देता हूँ। ठीक है, कोलिजन कर रहा है तो आप कर लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में अपन लोग आके कहाँ से पढ़ेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे और कैविटेशन के प्रॉब्लम ये डिस्कस करेंगे, कैविटी वाले। ठीक है, बाकी शीट बना रहे हो ना सभी लोग। Yes, sir.
इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, वो सब लिखने भी आना चाहिए स्फीयर के अंदर, तो आप शीट से उठा उठा करिए, ठीक है। चलिए फिर